व्यापारिक संबंधों ने अमेरिका और नाटो जैसे संगठनों को चिंता में डाल दिया है। पिछले कुछ वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देश जिस रणनीति के तहत रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वह इन देशों के हस्तक्षेप से कमजोर पड़ती नजर आ रही है। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे अमेरिका की अगुवाई में वर्ष 1990 सुपा डॉलिस में स्थापित किया गया था, आज विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन माना जाता है। इसका गठन उस समय सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था और तब से लेकर अब तक इसका लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना रहा है। नाटो की स्थापना इस आधार पर हुई थी कि अगर इसके किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है, तो वह सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और वे सामूहिक रूप से जवाब देंगे। आज यह संगठन 32 सदस्य देशों का सशक्त सैन्य मोर्चा है, लेकिन इसके पास खुद की कोई स्थायी सेना नहीं है, बल्कि संकट की स्थिति में सभी सदस्य देश अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए मिलकर सैन्य कार्रवाई करते हैं। इस गठबंधन का नेतृत्व नेतृत्व अमेरिका करता है और यह कई मायनों में अमेरिकी रणनीतिक हितों की पूर्ति का उपकरण भी है। हाल के दिनों में नाटो की ओर से आए एक बयान ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में तूफान ला दिया है। नए नाटो महासचिव मार्क रूटे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद एक स्पष्ट चेतावनी जारी की है। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए कहा है कि इन देशों को रूस के साथ व्यापार करना बंद करना होगा, अन्यथा उन पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ये देश चाहते हैं कि विश्व शांति स्थापित हो, तो उन्हें पुतिन पर दबाव बनाना चाहिए ताकि युद्ध खत्म किया जा सके। यह बयान कई मायनों में एक धमकी की तरह है, जो सीधे सीधे इन तीन देशों की स्वतंत्र विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह धमकी उस समय आई है जब पश्चिमी देशों ने रूस पर अब तक हजारों आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, यह सोचकर कि रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वह यूक्रेन के विरुद्ध अपना सैन्य अभियान रोक देगा। लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत हुई। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों ने रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखा। खासकर भारत और चीन ने भारी मात्रा में रूस से तेल खरीदना शुरू किया, जो पश्चिमी देशों द्वारा रोका गया था। इससे रूस को आर्थिक मदद मिलती रही और उसकी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था चलती रही। यह वही बात है जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को खटक रही है। जब यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, तो भारत और चीन ने डिस्काउंट पर यह तेल खरीदकर रूस को आर्थिक संबल प्रदान किया। बीते जून महीने में भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की मात्रा ने पिछले 11 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। औसतन भारत हर दिन 2 मिलियन बैरल से अधिक तेल रूस से खरीद रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भारत और चीन ने अब तक थामे रखा है। पश्चिमी देशों के लिए यह स्थिति असहनीय बन गई है। इसलिए अब वे सेकेंडरी प्रतिबंधों की धमकी देकर इस व्यापार को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरी सैंक्शंस सीधे रूस पर लागू होते हैं, जैसे कि रूस की कंपनियों पर पाबंदी लगाना या बैंकिंग सिस्टम को बंद करना। लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस उन देशों पर लागू होते हैं जो रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारत की कोई कंपनी रूस से तेल खरीदती है, तो उस कंपनी को अमेरिकी डॉलर आधारित ट्रांजैक्शन सिस्टम से बाहर किया जा सकता है या उसे अमेरिकी वित्तीय बाजारों से हटा दिया जा सकता है। इसके अलावा इन सेकेंडरी प्रतिबंधों का प्रभाव और भी व्यापक हो सकता है। भारत की दवा कंपनियां, टेक्सटाइल उद्योग और आईटी सेवाएं, जिनका बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप को निर्यात होता है, वह सब खतरे में पड़ सकते हैं। यहां तक कि भारतीय कंपनियों को मिलने वाली बीमा, लोन और टेक्नोलॉजिकल सहयोग भी सीमित किया जा सकता है। ऐसे में यह सवाल गंभीर रूप से उठता है कि क्या भारत को अब अमेरिका और रूस के बीच एक पक्ष चुनना पड़ेगा। भारत की विदेश नीति अब तक रणनीतिक संतुलन पर आधारित रही है। भारत ने अमेरिका और यूरोप के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन साथ ही रूस के साथ दशकों पुराने सहयोग को भी नहीं छोड़ा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य उपकरणों की खरीद और राजनयिक संतुलन के लिहाज से रूस एक अहम साझेदार रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही इस पर स्पष्ट कर चुके हैं
कि भारत अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है और किसी बाहरी दबाव में आकर अपनी नीति नहीं बदलता। जयशंकर का वह बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने यूरोपीय पत्रकारों के एक सवाल पर जवाब दिया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर वास्तव में वैश्विक बाजार की स्थिरता में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि भारत रूस से तेल नहीं खरीदता और मिडिल ईस्ट से खरीदता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 130 डॉलर भी आ पाया प्रति बैरल से ऊपर पहुंच जाती, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती। इसके विपरीत भारत की खरीद से कीमतें नियंत्रित बनी रहीं और कई देशों को राहत मिली। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीदारी ने वास्तव में वैश्विक ऊर्जा संकट को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इसे महज स्वार्थपूर्ण व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता में योगदान भी माना जाना चाहिए। अब जब अमेरिका और नाटो जैसे शक्तिशाली गुट भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर सीधा दबाव बना रहे हैं, तो यह केवल एक रणनीतिक टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक ध्रुवीकरण का संकेत भी है। यह वही क्षण है जहां वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अपने लिए एक स्वतंत्र रास्ता तय करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकती हैं। भारत के पास अब कुछ सीमित लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प हैं। पहला विकल्प यह हो सकता है कि अमेरिका के साथ बातचीत कर किसी तरह का समझौता कर सेकेंडरी प्रतिबंधों से खुद को बचाया जाए। लेकिन ऐसा करने पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर पश्चिमी देशों में हलचल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। खासकर रूस के साथ इनके मजबूत होते व्यापारिक संबंधों ने अमेरिका और नाटो जैसे संगठनों को चिंता में डाल दिया है। पिछले कुछ वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देश जिस रणनीति के तहत रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वह इन देशों के हस्तक्षेप से कमजोर पड़ती नजर आ रही है। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे अमेरिका की अगुवाई में वर्ष 1990 डॉलिस में स्थापित किया गया था, आज विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन माना जाता है। इसका गठन उस समय सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था और तब से लेकर अब तक इसका लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना रहा है। नाटो की स्थापना इस आधार पर हुई थी कि अगर इसके किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो वह सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और वे सामूहिक रूप से जवाब देंगे। आज यह संगठन 32 सदस्य देशों का सशक्त सैन्य मोर्चा है, लेकिन इसके पास खुद की कोई स्थायी सेना नहीं है, बल्कि संकट की स्थिति में सभी सदस्य देश अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए मिलकर सैन्य कार्रवाई करते हैं। इस गठबंधन का नेतृत्व नेतृत्व अमेरिका करता है और यह कई मायनों में अमेरिकी रणनीतिक हितों की पूर्ति का उपकरण भी है। हाल के दिनों में नाटो की ओर से आए एक बयान ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में तूफान ला दिया है। नए नाटो महासचिव मार्क रूटे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद एक स्पष्ट चेतावनी जारी की है। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए कहा है कि इन देशों को रूस के साथ व्यापार करना बंद करना होगा, अन्यथा उन पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ये देश चाहते हैं कि विश्व शांति स्थापित हो तो उन्हें पुतिन पर दबाव बनाना चाहिए ताकि युद्ध खत्म किया जा सके। यह बयान कई मायनों में एक धमकी की तरह है, जो सीधे सीधे इन तीन देशों की स्वतंत्र विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह धमकी उस समय आई है जब पश्चिमी देशों ने रूस पर अब तक हजारों आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, यह सोचकर कि रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वह यूक्रेन के विरुद्ध अपना सैन्य अभियान रोक देगा। लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत हुई। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों ने रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखा। खासकर भारत और चीन ने भारी मात्रा में रूस से तेल खरीदना शुरू किया, जो पश्चिमी देशों द्वारा रोका गया था। इससे रूस को आर्थिक मदद मिलती रही और उसकी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था चलती रही। यह वही बात है जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को खटक रही है। जब यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, तो भारत और चीन ने डिस्काउंट पर यह तेल खरीदकर रूस को आर्थिक संबल प्रदान किया।
बीते जून महीने में भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की मात्रा ने पिछले 11 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। औसतन भारत हर दिन 2 मिलियन बैरल से अधिक तेल रूस से खरीद रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भारत और चीन ने अब तक थामे रखा है। पश्चिमी देशों के लिए यह स्थिति असहनीय बन गई है। इसलिए अब वे सेकेंडरी प्रतिबंधों की धमकी देकर इस व्यापार को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरी सैंक्शंस सीधे रूस पर लागू होते हैं, जैसे कि रूस की कंपनियों पर पाबंदी लगाना या बैंकिंग सिस्टम को बंद करना। लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस उन देशों पर लागू होते हैं जो रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारत की कोई कंपनी रूस से तेल खरीदती है, रूस एक अहम साझेदार रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही इस पर स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है और किसी बाहरी दबाव में आकर अपनी नीति नहीं बदलता। जयशंकर का वह बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने यूरोपीय पत्रकारों के एक सवाल पर जवाब दिया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर वास्तव में वैश्विक बाजार की स्थिरता में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि भारत रूस से तेल नहीं खरीदता और मिडिल ईस्ट से खरीदता, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 130 भी आ पाया प्रति बैरल से ऊपर पहुंच जाती, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती। इसके विपरीत भारत की खरीद से कीमतें नियंत्रित बनी रहीं और कई देशों को राहत मिली। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीदारी ने वास्तव में वैश्विक ऊर्जा संकट को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इसे महज स्वार्थपूर्ण व्यापार नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता में योगदान भी माना जाना चाहिए। अब जब अमेरिका और नाटो जैसे शक्तिशाली गुट भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर सीधा दबाव बना रहे हैं, तो यह केवल एक रणनीतिक टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक ध्रुवीकरण का संकेत भी है। यह वही क्षण है जहां वैश्विक दक्षिण, यानी विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, अपने लिए एक स्वतंत्र रास्ता तय करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकती हैं। भारत के पास अब कुछ सीमित लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प हैं। पहला विकल्प यह हो सकता है कि अमेरिका के साथ बातचीत कर, किसी तरह का समझौता कर, सेकेंडरी प्रतिबंधों से खुद को बचाया जाए। लेकिन ऐसा करने पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर पश्चिमी देशों में हलचल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। खासकर रूस के साथ इनके मजबूत होते व्यापारिक संबंधों ने अमेरिका और नाटो जैसे संगठनों को चिंता में डाल दिया है। पिछले कुछ वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देश जिस रणनीति के तहत रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वह इन देशों के हस्तक्षेप से कमजोर पड़ती नजर आ रही है। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे अमेरिका की अगुवाई में वर्ष 1990 डॉलिस में स्थापित किया गया था, आज विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन माना जाता है। इसका गठन उस समय सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था और तब से लेकर अब तक इसका लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना रहा है। नाटो की स्थापना इस आधार पर हुई थी कि अगर इसके किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है, तो वह सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और वे सामूहिक रूप से जवाब देंगे। आज यह संगठन 32 सदस्य देशों का सशक्त सैन्य मोर्चा है, लेकिन इसके पास खुद की कोई स्थायी सेना नहीं है, बल्कि संकट की स्थिति में सभी सदस्य देश अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए मिलकर सैन्य कार्रवाई करते हैं। इस गठबंधन का नेतृत्व नेतृत्व अमेरिका करता है और यह कई मायनों में अमेरिकी रणनीतिक हितों की पूर्ति का उपकरण भी है। हाल के दिनों में नाटो की ओर से आए एक बयान ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में तूफान ला दिया है। नए नाटो महासचिव मार्क रूटे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद एक स्पष्ट चेतावनी जारी की है। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए कहा है कि इन देशों को रूस के साथ व्यापार करना बंद करना होगा, अन्यथा उन पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ये देश चाहते हैं कि विश्व शांति स्थापित हो, तो उन्हें पुतिन पर दबाव बनाना चाहिए ताकि युद्ध खत्म किया जा सके। यह बयान कई मायनों में एक धमकी की तरह है,
जो सीधे सीधे इन तीन देशों की स्वतंत्र विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह धमकी उस समय आई है जब पश्चिमी देशों ने रूस पर अब तक हजारों आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, यह सोचकर कि रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वह यूक्रेन के विरुद्ध अपना सैन्य अभियान रोक देगा। लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत हुई। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों ने रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखा। खासकर भारत और चीन ने भारी मात्रा में रूस से तेल खरीदना शुरू किया, जो पश्चिमी देशों द्वारा रोका गया था। इससे रूस को आर्थिक मदद मिलती रही और उसकी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था चलती रही। यह वही बात है जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को खटक रही है। जब यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, तो भारत और चीन ने डिस्काउंट पर यह तेल खरीदकर रूस को आर्थिक संबल प्रदान किया। बीते जून महीने में भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की मात्रा ने पिछले 11 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। औसतन भारत हर दिन 2 मिलियन बैरल से अधिक तेल रूस से खरीद रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भारत और चीन ने अब तक थामे रखा है। पश्चिमी देशों के लिए यह स्थिति असहनीय बन गई है। इसलिए अब वे सेकेंडरी प्रतिबंधों की धमकी देकर इस व्यापार को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरी सैंक्शंस सीधे रूस पर लागू होते हैं, जैसे कि रूस की कंपनियों पर पाबंदी लगाना या बैंकिंग सिस्टम को बंद करना। लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस उन देशों पर लागू होते हैं जो रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारत की कोई कंपनी रूस से तेल खरीदती है, तो उस कंपनी को अमेरिकी डॉलर आधारित ट्रांजैक्शन सिस्टम से बाहर किया जा सकता है या उसे अमेरिकी वित्तीय बाजारों से हटा दिया जा सकता है। इसके अलावा इन सेकेंडरी प्रतिबंधों का प्रभाव और भी व्यापक हो सकता है। भारत की दवा कंपनियां, टेक्सटाइल उद्योग और आईटी सेवाएं, जिनका बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप को निर्यात होता है, वह सब खतरे में पड़ सकते हैं। यहां तक कि भारतीय कंपनियों को मिलने वाली बीमा, लोन और टेक्नोलॉजिकल सहयोग भी सीमित किया जा सकता है। ऐसे में यह सवाल गंभीर रूप से उठता है कि क्या भारत को अब अमेरिका और रूस के बीच एक पक्ष चुनना पड़ेगा। भारत की विदेश नीति अब तक रणनीतिक संतुलन पर आधारित रही है। भारत ने अमेरिका और यूरोप के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन साथ ही रूस के साथ दशकों पुराने सहयोग को भी नहीं छोड़ा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य उपकरणों की खरीद और राजनयिक संतुलन के लिहाज से रूस एक अहम साझेदार रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही इस पर स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है और किसी बाहरी दबाव में आकर अपनी नीति नहीं बदलता। जयशंकर का वह बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने यूरोपीय पत्रकारों के एक सवाल पर जवाब दिया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर वास्तव में वैश्विक बाजार की स्थिरता में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि भारत रूस से तेल नहीं खरीदता और मिडिल ईस्ट से खरीदता, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच जाती, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती। इसके विपरीत भारत की खरीद से कीमतें नियंत्रित बनी रहीं और कई देशों को राहत मिली। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीदारी ने वास्तव में वैश्विक ऊर्जा संकट को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इसे महज स्वार्थपूर्ण व्यापार नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता में योगदान भी माना जाना चाहिए। अब जब अमेरिका और नाटो जैसे शक्तिशाली गुट भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर सीधा दबाव बना रहे हैं, तो यह केवल एक रणनीतिक टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक ध्रुवीकरण का संकेत भी है। यह वही क्षण है जहां वैश्विक दक्षिण, यानी विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, अपने लिए एक स्वतंत्र रास्ता तय करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकती हैं। भारत के पास अब कुछ सीमित लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प हैं। पहला विकल्प यह हो सकता है कि अमेरिका के साथ बातचीत कर किसी तरह का समझौता कर सेकेंडरी प्रतिबंधों से खुद को बचाया जाए।